नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं राजवंश जी द्वारा लिखित रोमांटिक उपन्यास अभिशाप का चौथा भाग। अभिशाप की कहानी बहुत अच्छी है और इसके डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। यदि आपने 3 पार्ट अभी तक नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। और अब आपके सामने प्रस्तुत है ये अंतिम भाग। निखिल ने सिगरेट सुलगाकर धुआं उड़ाया और मनु से पूछा, कहो मनु, कैसा लगा? वह क्या, हमारा ये रंग महल? बहुत अच्छा है। इतना कहकर मनु पलंग पर गिर पड़ी। इस समय वह एक कोठी में थी और निखिल ने यह कोठी 2 दिन पहले ही खरीदी थी। कोठी में आधुनिक फर्नीचर के अतिरिक्त सुख सुविधा का प्रत्येक सामान मौजूद था। मनु को यहाँ आकर अपने भाग्य पर इठलाए बिना ना रही थी और निखिल उसके पास ही बैठ गया और बोला, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये रंग महल तुम्हारा अपना है। मनु ने उसे एक झटके से अपने ऊपर खींच लिया और बोली, सिर्फ मेरा? क्यों? मेरा मतलब है, क्या यह तुम्हारा नहीं? सॉरी, मुझे कहना चाहिए था कि यह महल हम दोनों का है। अच्छा निखिल, मनु को कुछ याद आया। निखिल की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें डालकर उसने कहा, एक बात पूछूं? पूछो। शहर में 2 कोठियां, एक स्टूडियो और फिल्म कंपनी, और बैंक बैलेंस 4 करोड़। फिल्म कंपनी से कितनी आमदनी होती है? आमदनी अच्छी है, प्रतिमाह औसतन 5 लाख। लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? यूं ही एक जिज्ञासा थी मन में। मन में सिर्फ जिज्ञासा ही थी या कुछ और भी? कुछ और क्या? निखिल ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचल दी। मनु के ओठों को चूमकर वह बोला, कोई उमंग, कोई तरंग, भावनाओं का कोई तूफान? तूफान तो है, किंतु साथी बुद्धू है। बुद्धू क्यों? जो हृदय की बात ना जाने। वह तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं साहब। इतना कहकर निखिल ने मनु को स्वयं से सटा लिया और उसके वक्ष पर हाथ फेरते हुए बोला, हम तो बस आपके मुंह से सुनना चाहते थे। नारी में यही तो एक दोष होता है, मन में समर्पण की भावना हो तो भी वह मुंह में नहीं कह पाती। इसके पश्चात निखिल ने उसे कुछ कहने का अवसर नहीं दिया और उसके ओठों से अपने ओठ सटा लिए। दूसरे ही क्षण यह रंग महल दोनों की सांसों से महक उठा। फिर जब तूफान शांत हुआ तो मनु निखिल से बोली, निक्की, क्या आज की रात मैं यहाँ नहीं रह सकती? नहीं मनु, अभी तुम्हारा यहाँ रात भर रहना ठीक नहीं। कारण यह है कि अभी तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है और तुम समाज तथा कानून की दृष्टि से अभी भी आनंद की पत्नी हो। ऐसी स्थिति में तुम्हारा यहाँ रात भर रहना ठीक नहीं। निक्की, वहाँ मेरा दम घुटता है, सो नहीं पाती, रात भर तुम्हारी याद आती है। मनु, मन में प्रेम का ज्वार उठता हो तो याद आती हो तो भी तुम अपने वकील से बात क्यों नहीं करती? बात तो की है। फिर वह कहता है कोर्ट में 2-3 तारीखें लगेंगी, तब निर्णय होगा। उफ, तब तो मेरी जान ही निकल जाएगी निक्की। मनु यह कहते हुए निखिल के हृदय से लग गई। निखिल उसके बालों से खिलता हुआ बोला, ऊँ, ऐसा कुछ ना होगा, और वैसे भी सिर्फ दूरी रात की ही तो है, दिन में तो कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ आती रहो। मनु उसके हृदय से लगी रही। निक्की फिर बोला, आनंद फिर मिला? नहीं, वह अपने भाई के पास ही गया होगा। पापा बता रहे थे कि वह वहाँ भी नहीं रहता। फिर मैं नहीं जानती वह कहाँ है, मेरा उससे कोई संबंध भी नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आओ सब चलें, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर स्टूडियो चला जाऊंगा। मनु ने कुछ न कहा और दोनों बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। खबर का शीर्षक था, नागरिक बैंक के लुटेरे इसी शहर में, पुलिस का विश्वास। बाहर बरामदे में बैठे राजाराम ने पूरी खबर पढ़ी और अखबार रखकर अपने पास खड़े अखिल से पूछा, हाँ, तू क्या कह रहा था? मैं आपसे एसके एंटरप्राइजेस के विषय में बात कर रहा था। सिन्हा साहब मुझे काम देने को तैयार हो गए हैं। अच्छी बात है, कब जाना है? जब आप कहें। मूर्ख है तू, अरे नौकरी मिल गई तो मुझसे क्या पूछना, कल से जाना शुरू कर दे। ठीक है पापा, अखिल बोला। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अखिल, राजाराम बोला। सच्चाई और ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। अपना काम करते वक्त इन 2 बातों को कभी मत भूलना। आप चिंता ना करें पापा, अखिल ने कहा। राजाराम ने फिर से अखबार उठा लिया। तभी भारती आ गई और अपने पिता के हाथ से अखबार लेकर बोली, पापा, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनाती हूँ। तू भी सुनेगा अखिल? दीदी, अच्छी है तो सुनने में क्या बुराई है, किंतु उस खबर में है क्या? राजाराम ने पूछा। भारती बैठ गई और बोली, निखिल ने शादी कर ली है।
यह सुनते ही राजाराम के हृदय को आघात सा लगा, जबकि चेहरे पर अखिल के कड़वाहट फैल गई। वह घृणा से बोला, हमें क्या, जो व्यक्ति हमारे लिए मर चुका हो वह कुछ भी करे। किंतु तूने यह तो नहीं पूछा कि विवाह किससे किया। किससे? गोपीनाथ कॉन्ट्रैक्टर की बेटी मनु से। क्या? राजाराम चौंक कर बोला, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? अभी 4 महीने पहले ही तो मनु का विवाह हुआ है। याद आया, प्रोफेसर आनंद से। पापा, मनु ने यह दूसरा विवाह किया है। दूसरा विवाह? तो फिर पहले विवाह का क्या हुआ? टूट गया, भारती बोली। बल्कि यों कहिए कि तुड़वा दिया गया। किसने किया ऐसा? आपके बेटे निखिल ने। निखिल ने गोपीनाथ का लाखों का ऋण चुकाया, उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दी और उन्हें इस प्रकार प्रभावित किया कि वह केवल उसी के गीत गाने लगे। फिर? अखिल ने उत्सुकता से पूछा। मनु ने आनंद से संबंध तोड़ लिए। यों कहिए कि आनंद का प्रेम हार गया और निखिल की दौलत जीत गई। सबसे बुरा तो यह हुआ पापा कि आनंद का जीवन बर्बाद हो गया। वह क्यों कर? राजाराम ने पूछा। पापा, हृदय पर लगी चोट मनुष्य को पागल कर देती है। आनंद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं तो स्टूडेंट थी उनकी, आज मिल गए। फुटपाथ पर भिखारियों की भांति बैठे थे, शेप बढ़ी हुई, कपड़े गंदे, नशे में भी थे। मैंने उन्हें उनके होटल पहुंचाया। बहुत दुखी थे बेचारे। अखिल ने यह सुनकर घृणा से दांत पीस लिए। वह राजाराम से बोला, पापा, मुझे तो आश्चर्य है कि ये कमीना अभी तक जिंदा क्यों है। ऐसे लोग जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, जो देश और समाज के दुश्मन हैं, ईश्वर उन्हें धरती पर रहने क्यों देता है? उठाता क्यों नहीं संसार से? क्यों नहीं मिलती उन्हें उनके गुनाहों की सज़ा? सज़ा ज़रूर मिलती है बेटे, ज़रूर मिलती है। उस विधाता के घर में देर तो है, किंतु अंधेर नहीं हो सकती। मुझे पूरा विश्वास है कि निखिल को एक दिन उसके अपराधों की सज़ा जरूर मिलेगी। भारती बोली, पापा, उसने तो एक साथ 2-2 घरों में आग लगाई है, गोपीनाथ के घर में भी और आनंद के घर में भी। खैर, तू इस विषय में अधिक मत सोच। वह जैसा करेगा वैसा उसे भरने ही पड़ेगा। भारती अंदर चली गई। अखिल भी कमरे में आ गया। शिल्पा उस समय बिस्तर की चादर ठीक कर रही थी। अखिल को यूं गुस्से में देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? किसी से झगड़ा कर बैठे? शिल्पा, अखिल बैठकर बोला, मेरा दिल चाहता है कि उस कमीने का खून कर डालूं। किसका खून? शिल्पा ने चौंक कर पूछा। हमारे वंश में सिर्फ एक ही शैतान पैदा हुआ है। निखिल की बात कर रहे हो? हाँ। अब क्या कर दिया उसने? उसने प्रोफेसर आनंद का जीवन बर्बाद कर दिया। प्रोफेसर आनंद? शिल्पा चौंक कर बोली, उन्हें तो मैं जानती हूँ। अभी 4 महीने पहले ही तो उनका विवाह हुआ है। विवाह हुआ था मतलब? निखिल ने तुड़वा दिया। मैं समझी नहीं। आनंद ने कॉन्ट्रैक्टर गोपीनाथ की बेटी मनु से विवाह किया था, किंतु निखिल ने गोपीनाथ और मनु को उनकी दौलत का लालच देकर यह संबंध विच्छेद करा दिया और स्वयं मनु से विवाह कर लिया। मनु से उसने विवाह ना किया होगा और उसे अपनी रखेल बनाया होगा। निखिल की और भी कई रखेल हैं, कई बाजारू लड़कियों से संबंध हैं उसके, किंतु उसके संबंध स्थायी नहीं होते। वह किसी भी लड़की को केवल 4 दिन अपने पास रखता है और फिर ठोकर मार देता है। तो क्या यही होगा मनु के साथ भी? निखिल साहब कुछ दिनों तक उसे अपने पास रखेंगे और फिर भगा देंगे। मैंने तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ देखी हैं, सबके साथ यही होता है। फिल्म कौन सी बना रहा है आजकल? ईश्वर जाने। शिल्पा बोली, मैंने अक्सर सुना तो है कि शूटिंग हो रही है, किंतु शूटिंग कहाँ होती थी यह मैं नहीं जानती। यह भी हो सकता है कि वह फिल्म की आड़ में कोई गैरकानूनी काम कर रहा हो। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर शिल्पा बाहर चली गई और अखिल घृणा से दांत पीसता रह गया। गाड़ी उसके सामने तीर जैसे तेजी से गुजर गई और आनंद को यूं लगा मानो एक साथ कई तीर उसके हृदय को चीर कर निकल गए हों। गुजरने वाली एक खुली गाड़ी थी जिसमें निखिल एवं मनु बैठे थे। गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई थी, किंतु आनंद अभी भी उस ओर देख रहा था। एक विवशता थी जो उसे अभी तक वहां रोके खड़ी थी और एक पीड़ा थी जो उसकी रगों में तूफान की भांति चक्कर काट रही थी। आनंद देर तक वहीं खड़ा उस पीड़ा को पीता रहा और फिर होटल में लौट आया। मन में एक ही सोच थी, कैसे जी पाएगा वह? किस प्रकार समझा सकेगा वह अपने आप को? किस प्रकार देख सकेगा वह मनु को निखिल की बाहों में? सच, कितनी पीड़ा होती है जब अपना प्यार लुटता है, कितना दर्द होता है जब आंखों के सामने ही दिल की दुनिया लुटती है। आनंद को लग रहा था कि एक दिन उसका यह दर्द हद से गुजर जाएगा और उस समय 2 ही बातें होंगी,
या तो वह पागल हो जाएगा या फिर आत्महत्या कर लेगा। पूरी दुनिया में कोई ऐसा भी तो नहीं था जो उसे सांत्वना देता, जो दो पल के लिए ही सही, किंतु उसके घावों पर मरहम तो लगाता, और वह जिसके कंधे से लगकर कुछ देर रो पाता। तभी द्वार पर दस्तक हुई। आनंद ने चौंक कर कहा, द्वार खुला है। अगले ही क्षण भारती अंदर आ गई। वह आज भी उसी परिधान में थी। अंदर आते ही उसने हाथ जोड़ लिए, बोली, नमस्ते सर। आओ भारती, बैठो। भारती बैठ गई। एक पल बाद बोली, मेरा आना आपको बुरा तो नहीं लगा सर? क्यों? मेरा मतलब है सर, ना कोई रिश्ता ना कोई पहचान। पहचान तो है, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट रही हो। रहा रिश्ता तो ना जाने क्यों मुझे इस शब्द से ही घृणा हो गई है। वह क्यों सर? बहुत शीघ्र टूट जाते हैं रिश्ते। कभी कभी तो रिश्तों का महल पूरी तरह से बन भी नहीं पाता और उससे पहले ही गिर जाता है। बहुत पीड़ा होती है ऐसी स्थिति में। सोचता हूँ रिश्ते ही ना बने तो अच्छा है। आपके सोचने से क्या होता है सर? रिश्ते तो होते ही बनने के लिए हैं। बनने के लिए होते हैं तो फिर टूटते क्यों हैं? आनंद ने पूछा। स्वर में आक्रोश के साथ पीड़ा भी थी। वह बोला, क्यों होता है ऐसा? इसमें रिश्तों का कोई दोष नहीं होता सर। भारती बोली, दोष तो उन लोगों का होता है जो रिश्तों को बदनाम करते हैं, जो इतने खुदगर्ज होते हैं कि अपनी गरज के लिए रिश्तों का खून कर देते हैं। आनंद ने इस विषय को आगे न बढ़ाया। कुछ पलों के मौन के बाद उसने बातों का विषय बदला। आज मनु मिली थी? अकेली? निखिल भी साथ था। दोनों खुली गाड़ी में बैठे थे। देखकर पीड़ा हुई होगी, स्वाभाविक है। पर आप तो उसे भूल जाने की बात कर रहे थे। कहना और किसी को भूल जाना, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है भारती। मैं प्रयास करके मनु को तो भूल सकता हूँ, यद्यपि यह भी संभव नहीं, किंतु वह निखिल के साथ रहे, इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? प्रेम इसी को कहते हैं सर। मनुष्य यदि वास्तव में किसी से प्रेम करता है तो वह भले ही मुँह से अपने प्रेम को स्वीकार ना करे, किंतु उसका अपना किसी दूसरे की बाहों में हो, इसे वह कभी सहन नहीं कर पाता। और यह ही प्रेम की कसौटी होती है। ठीक कहती हो भारती, आनंद ने निश्वास लेकर कहा और सिगरेट सुलगाने लगा। एकाएक भारती ने उससे कहा, सर आप कहीं जाएंगे तो नहीं? कब? इसी शाम। जाना ही कहाँ है? घूमने चलेंगे? न नहीं भारती। सर, घूमने से मन हल्का होता है, पीड़ा भी तो होती है। वह कैसे? घूमते घूमते एकाएक कोई अपना मिल जाए और उसके इर्द गिर्द किसी दूसरे की बाहें हों तो? ऐसा हमेशा नहीं होता सर, कभी कभी ही होता है। पीड़ा तो एक पल की भी दुखदाई होती है। बुद्धिमान लोग उसे पी जाते हैं। चलिए ना सर। भारती उठकर बोली, मन नहीं है भारती, मन को बहलाने का प्रयास कीजिए सर। जीने के लिए यह अनिवार्य होता है। आनंद का वास्तव में मन ना था, किंतु वह भारती के इस आग्रह को ठुकरा ना सका और फिर दोनों होटल से निकलकर यूं ही एक ओर चल पड़े। अभी शाम ना हुई थी, किंतु मौसम सुहाना था और सड़कों पर चहल पहल थी। चलते चलते लंबे मौन को तोड़ते हुए भारती बोली, सर आपने कोई भटका हुआ मुसाफिर देखा है? देखा भी हो तो याद नहीं। कहते हैं सर कि मुसाफिर यदि अपनी राह भूल जाए अथवा अंधकार के कारण उसे राह नज़र ना आए तो वह उस राह को छोड़ देता है। फिर कहाँ जाता है? किसी दूसरी राह पर जो उसे मंजिल तक पहुंचा सके। मंजिल मिल जाए यह आवश्यक तो नहीं। मन में आशाओं का दीप जला हो तो साहस हो तो मंजिल अवश्य मिल जाती है। आशाओं का दीप भी बुझ जाए तो बुद्धिमान राही उसे फिर से जलाते हैं और फिर किसी दूसरी राह पर चल पड़ते हैं। मेरे विषय में कह रही हो? आनंद ने पूछा। यस सर, भारती बोली, क्योंकि आप भी उसी मुसाफिर की भांति हैं जिसने राह तो अच्छी चुनी थी और मंजिल भी बहुत दूर न थी, किंतु एकाएक तूफान आया और राह अंधेरों में खो गई। मंजिल का पता ना रहा। ऐसे में आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप किसी दूसरे राह की ओर मुड़ जाएं। मुझे विश्वास है आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। ऐसी राह कहाँ होगी? इसी संसार में, आपके आसपास ही। आवश्यकता है केवल उसे पुकारने की, उससे यह कहने की कि मुझे मेरी मंजिल दे दो। आनंद ने इस बार चौंककर भारती की ओर देखा। मन में शंका उठी, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारती के हृदय में उसके लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा हो। किंतु यह कैसे हो सकता था? भारती तो स्वयं विवाहिता थी। नहीं, यह उसका भ्रम है, यह संभव नहीं। किंतु भारती का उसके प्रति अपनों जैसा व्यवहार, उसे मिलना, उसे सांत्वना देना, यदि भारती के हृदय में उसके लिए प्रेम ना होता तो वह उससे मिलने ही क्यों आती?
इस प्रश्न ने आनंद को बहुत कुछ सोचने पर विवश कर दिया। तभी भारती उससे बोली, और वैसे भी सर, हृदय में कसकते घाव के लिए तो मरहम बहुत आवश्यक होता है। नहीं भारती, आनंद बोला, मैं इसे आवश्यक नहीं मानता। जीवन का जो आनंद पीड़ाओं को सहने में है, वह पीड़ाओं को कम करने में नहीं है। मैं अपनी पीड़ाओं से समझौता कर रहा हूँ। पढ़ने दो इन पीड़ाओं को, जलने दो हृदय को इस ज्वालामुखी में। देखना यह है कि आखिर विजय किसकी होती है, इन पीड़ाओं की अथवा। आनंद की बात अधूरी रह गई। एकाएक उसने देखा मनु एवं निखिल एक दूसरे का हाथ थामे एक रेस्तरां से निकल रहे थे। मनु खिलखिलाकर हंस रही थी और निखिल उसके कान में कुछ कह रहा था। आनंद के बढ़ते कदम रुक गए। यह सब देखकर उसके अस्तित्व में बारूद सी सुलग उठी। हृदय में पीड़ाओं का गुबार बना और एक धमाके के साथ फट गया। भारती से उसकी यह दशा छुपी न रही। गाड़ी के निकट खड़े निखिल एवं मनु को उसने भी देखा था। वे दोनों भी उन दोनों की ओर ही देख रहे थे। भारती ने उस ओर से चेहरा घुमाया और आनंद से बोली, आइए लौट चलें सर। भारती, आनंद मानो रो पड़ा। मैं आपकी पीड़ा समझती हूँ। भारती, भारती, इन लोगों से कह दो कि यहाँ से चले जाएं। धैर्य एवं साहस से काम लीजिए सर। भारती, मैं पागल हो जाऊंगा। पीड़ा को दबाने के प्रयास में अपने ओठों को काटते हुए आनंद ने कहा और शीघ्रता से साइड पोल का सहारा ले लिया। यदि वह ऐसा न करता तो निश्चित ही चकराकर गिर पड़ता। भारती ने उसका हाथ थाम लिया, यह देखते हुए भी कि निखिल उसी की ओर देख रहा था और यह जानते हुए भी कि निखिल उसे आनंद के साथ देखकर क्रोध से पागल हो रहा होगा। वह आनंद से बोली, नहीं सर, जो लोग पीड़ाओं से समझौता करते हैं वे ऐसी कायरता कभी नहीं दिखाते। अपने आप को संभालिए और चलिए। आनंद लौट पड़ा। भारती उसका हाथ थामे रही। निक्की, मनु ने गाड़ी बाईं दिशा में मोड़ते हुए लंबे मौन के पश्चात निखिल से कहा तो वह उसकी ओर प्रश्नवाचक नज़रों से देखने लगा। मनु ने फिर कहा, यह भारती थी ना? हाँ, तुम्हारी दीदी। निखिल ने क्रोध को पीते हुए कहा, मेरा इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं। तुम्हारे इनकार करने से क्या भाई बहन का संबंध टूट जाएगा? संबंध हृदय से बनते हैं मनु, बातों से नहीं। जब हृदय ही अलग हो जाए तो संबंध कैसा? फिर भी कहा तो यही जाएगा कि भारती तुम्हारी बड़ी बहन है। लोगों की जुबान को तुम बंद नहीं कर सकते। काश ऐसा होता। निखिल ने निश्वास ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। मनु बोली, एक बात कहूँ? वह क्या? मुझे लगता है भारती अच्छी लड़की नहीं। क्यों? उसका यूँ पर पुरुष के साथ घूमना, उसे हंस हंस कर बातें करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो यह सोचती हूँ कि विनोद उसे उसकी चरित्रहीनता के कारण तलाक दे रहा है। क्या तुम्हारे पास इन बातों के सिवा अन्य विषय नहीं? विषय तो है, किंतु मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी बहन आनंद जैसे युवक पर विश्वास करके ठीक नहीं कर रही है। आनंद कभी किसी का नहीं बन सकता। वह उसे धोखा दे रहा है। यह सब तुम मुझसे क्यों कह रही हो? यह सोचकर कि वह तुम्हारी बहन है, सोचती हूँ कहीं वह किसी दिन तुम्हारे खानदान के मस्तक पर कलंक का टीका न लगा दे। मरने दो, निखिल घृणा से बोला। किसे? उसी कमीने को। मुझे उसकी सूरत से भी घृणा है, किंतु तुम यह सब मुझसे क्यों कह रही हो? देखकर बुरा लगा इसलिए। तुम जानते हो शीघ्र ही मैं तुम्हारे घराने की बहू बन जाऊंगी। अतः कोई तुम्हारे घराने की इज्जत से खिलवाड़ करे, इसे मैं किस प्रकार सहन कर सकती हूँ? नाम मत लो उस घराने का। ठीक है, मनु बोली, किंतु तुम भारती को समझा तो सकते हो। मैं केवल आनंद को समझा सकता हूँ। उसके पश्चात मुझे यह भी विश्वास है कि वह अपने जीवन में कोई गलती ना करेगा। कमाल है, गलती भारती की है और आनंद से झगड़ा करोगे। गलती दोनों की है, मगर मैं आनंद से इसलिए झगड़ा करूंगा क्योंकि मैं दीदी को समझा नहीं सकता। वह क्यों? क्योंकि आयु में मैं उनसे छोटा हूँ। मनु ने फिर कुछ ना कहा। वह पूरी कुशलता से ड्राइविंग करती रही। लंबे मौन के पश्चात उसने पूछा, कोठी तो चलोगे? नहीं, इस समय नहीं। आराम नहीं करोगे? आज नहीं। आज तो मुझे अपनी नई फिल्म का प्रिंट देखना है। मैं भी चलूं? कहाँ? स्टूडियो में तुम्हारे पास? नहीं, वह फिल्म तुम्हारे मतलब की नहीं। बच्चों की हो सकती है। हाँ, मुझे बच्चों की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, किंतु इस फिल्म में कुछ ऐसा भी नहीं है जो तुम्हें अच्छा लग सके। हाँ, आने वाली फिल्म तुम्हारे मतलब की है, अच्छी लगेगी, निखिल ने कहा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। मनु अब आनंद एवं भारती के विषय में सोच रही थी। पाशा ने कमरे में प्रवेश किया और निखिल से बोला, सर, कपूर साहब आए थे। कब? निखिल ने पूछा। कुछ देर पहले। फिल्म का प्रिंट देखा? यस सर। अच्छा लगा? यस सर, किंतु एक प्रॉब्लम है।
वह क्या? सर, कपूर साहब का कहना है कि आने वाली फिल्म में कोई नया चेहरा होना चाहिए। नया चेहरा तुम कहाँ से लाओगे? प्रबंध तो करना ही पड़ेगा सर। वह कैसे? उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सर। सलीम के पास इस बीमारी का उपचार है। निखिल ने उंगलियों में दबी सिगरेट का लंबा कश लिया और फिर पाशा से बोला, मिस्टर पाशा, सलीम की सेवाएं केवल उतनी ही लो जितनी आवश्यक हैं। वैसे भी मैं ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास करने को तैयार नहीं। आप पाशा को मूर्ख ना समझें सर। पाशा ने कन्याकुमारी से लेकर झुमरी तैलैया तक बड़े बड़े खेल खेले हैं, और मज़ेदार बात तो यह है सर कि कभी हार का मुंह नहीं देखा। ऐसी कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में? बिल्कुल है सर। गोरे गाल, कजरारी आंखें, बातों में नशा और चाल में मस्ती। पढ़ती होगी? यस सर। किंतु वह, उसकी आप चिंता ना करें सर। उसे कैमरे के सामने लाना मेरा काम होगा। और यह तो आप जानते होंगे कि पाशा जिसे एक बार कैमरे के सामने ले आता है, वह लड़की हमेशा हमेशा के लिए हमारी रखेल बन जाती है। बहुत ऊंची चीज़ हो पाशा। थैंक यू सर। तो मैं चलूं? कामिनी को भेज दो। पाशा चला गया। निखिल ने सिगरेट एस्ट्रे में कुचल दी और दूसरे ही क्षण कामिनी उसके कमरे में आ गई। कामिनी अधिक सुंदर तो न थी, किंतु उसके शरीर का गठन आकर्षक था। निखिल ने उससे कहा, आओ कामिनी। कामिनी 2 पग आगे बढ़ी। निखिल ने उससे पूछा, शूटिंग बीत गई तुम्हारी? यस सर, किंतु मुझे दुख है कि मैं भविष्य में भी कभी किसी फिल्म में काम ना कर पाऊंगी। क्यों? सर, मेरी शादी हो रही है। खुशी की बात है, किंतु शादी का काम करने से क्या संबंध? शूटिंग सप्ताह में 3 दिन होती है। शादी के पश्चात भी तुम्हें इतना समय तो मिल ही सकता है। बात समय की नहीं है सर, और बात है पूरी ईमानदारी के साथ दाम्पत्य जीवन जीने की। विवाह के पश्चात मैं केवल अपने पति के लिए जीना चाहती हूँ, वह भी पूरी ईमानदारी एवं प्रेम के साथ। यह फिजूल की बातें हैं। मैं नहीं मानता कि इस युग में कहीं प्रेम और ईमानदारी है। यह सब धोखा है, सब जगह विश्वासघात है। इस युग के पुरुष स्त्रियों को धोखा दे रहे हैं और स्त्रियां पुरुषों को। मैंने अधिकांश घरों में यही सब देखा है। सर, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। यह तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि यदि तुम विवाह के पश्चात भी फिल्मों में काम करती हो तो उसमें कोई बुराई नहीं। तुम्हारा पति कभी ना जान पाएगा कि तुम ब्लू फिल्मों में काम करती हो। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि हमारी फिल्में विदेशों में होती हैं, अतः किसी प्रकार की बदनामी का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे जाने के पश्चात हम तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कामिनी बोली, यह तो मैं जानती हूँ सर। मुझे मिस्टर पाशा और आप पर पूरा भरोसा है, किंतु मैं वास्तव में इस जीवन से ऊब गई हूँ और नए ढंग से जीना चाहती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा, निखिल ने कहा और सिगरेट सुलगाने लगा। कामिनी कुछ देर तो खड़ी रही और फिर चली गई। मनु ने जब बिस्तर छोड़ा तो उसकी आंखें बेहद थकी थकी थीं। यूँ लगता था मानो वह रात भर न सो पाई हो, मानो विचारों का कोई अंधड़ उसे रात भर झंझोड़ता रहा हो। और यह सब हुआ था आनंद के कारण। यह तो ठीक था कि उसने आनंद से संबंध तोड़ लिए थे, किंतु उसकी आत्मा यह सहन न कर पा रही थी कि आनंद किसी अन्य से संबंध स्थापित करे। मनु ने उसे भारती के साथ देखा था। देखकर लगा जैसे आनंद उसे जलाना चाहता था, जैसे आनंद ने भारती से संबंध केवल उसे जलाने के लिए बनाए थे, या फिर आनंद उसे चुनौती दे रहा था। वह नाश्ते की मेज पर भी विचार मग्न एवं खोई खोई रही। गोपीनाथ से बेटी का यह मानसिक द्वंद्व छुपा ना रहा। बोले, मनु, लगता है रात भर सो ना पाई हो। यूं ही पापा, अवश्य ही कोई उलझन रही होगी। उलझन तो ना थी, सर में दर्द था। टैबलेट क्यों नहीं ली? ली थी, कोई लाभ ना हुआ, मनु ने उत्तर दिया। आमलेट का टुकड़ा मुंह में डालकर गोपीनाथ उसे देखने लगे। मनु के चेहरे पर अब भी उलझनों का जाल था। कुछ क्षणों के मौन के बाद वह बोले, निखिल कैसा है? ठीक है, उसने शांतिनगर में एक कोठी और खरीद ली है। अच्छी बात है। आपका काम तो चल रहा है? हाँ। आप निखिल से मिलते नहीं? मेरा संबंध केवल सक्सेना से है। निखिल से मिलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। कल शाम आनंद मिला था। मनु अपने पिता की ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि क्यों। गोपीनाथ फिर बोले, अब तो उसकी हालत काफ़ी सुधरी हुई लगती है। साथ में एक युवती और थी। मनु ने रोष एवं घृणा में कहा, भारती होगी। भारती कौन है? एक आवारा लड़की। तुम जानती हो उसे? नहीं, ठीक से नहीं। फिर तो तुम्हें उसके बारे में कोई ऐसी वैसी राय नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है तुम्हारा अनुमान गलत हो। मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता पापा। हो सकता है, गोपीनाथ बोले,
वैसे मेरा अनुभव यह है कि तुम्हारे अधिकांश अनुमान गलत ही सिद्ध हुए हैं। यूँ लगता है मानो तुम्हारे पास किसी को पहचानने की बुद्धि ना हो। आप किसके विषय में कह रहे हैं? यूं ही आनंद की याद आ गई थी। विवाह का प्रस्ताव तो तुम्ही ने रखा था उसके सामने। मनु के चेहरे पर कड़वाहट फैल गई। उसने नाश्ता छोड़ दिया और एक झटके से उठकर घृणा से बोली, पापा, मेरी समझ में नहीं आता कि आप बार बार आनंद का नाम क्यों दोहराते हैं। क्या रिश्ता रहा है आपका उससे? गोपीनाथ ने उठकर निश्वास ली और शांत स्वर में बोले, रिश्ता तो उससे तुम्हारा भी है मनु। केवल कह देने मात्र से रिश्ते नहीं टूट जाते। उनके लिए पहले भावनाओं को मोड़ना पड़ता है और फिर हृदय को तोड़ना पड़ता है। हम समझते हैं कि ये सब तुम नहीं कर पाओगी। मैं ऐसा कर चुकी हूँ पापा। नहीं मनु, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यदि तुमने ऐसा किया होता तो तुम आनंद के लिए पूरी रात ना जागती। मैं उसके लिए नहीं जागी। मेरी कल्पना में तो रात भर वह लड़की घूमती रही जो आनंद के साथ थी। गोपीनाथ धीरे से हंस पड़े। बोले, और जानती हो तुमने उस लड़की के बारे में रात भर क्यों सोचा? इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे आनंद के साथ थी। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा आनंद के समीप आए, उससे प्रेम करे। तुम्हारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई इसके लिए। उस लड़की को आनंद के साथ देखकर तुम्हारी रगों में तूफान सा चीख उठा। और बेटे, हृदय में इस प्रकार का तूफान तभी उठता है जब कोई अपने प्यार पर डाका डालता है, जब कोई अपने हरे भरे संसार को उजाड़ने का प्रयास करता है। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। मनु ने पीड़ा से ओठ काट लिए और तड़प कर चिल्लाई, मत नाम लीजिए मेरे सामने आनंद का। मैं उससे घृणा करती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ पापा। किंतु तुम शायद यह नहीं जानती कि अत्यधिक घृणा के पीछे अत्यधिक प्रेम ही छुपा होता है। हम इस संसार में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकते जिसे हमने प्रेम ना किया हो। इसलिए तो कहते हैं, जहाँ घृणा होती है प्रेम भी वहीं होता है। पापा, आप मुझे पागल कर देंगे। पागल तो तुम हो ही। गोपीनाथ बैठ गए और निश्वास लेकर बोले, विधाता ने तुम्हें कितना हरा भरा संसार दिया था। किसी प्रकार का कोई भी तो अभाव ना था तुम्हारे जीवन में। किंतु तुम्हारी एक भूल ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। एक ऐसी राह जिस पर तुम्हें जीवन भर चलना था, तुमने निखिल की बातों में आकर छोड़ दी। यह तुम्हारा पागलपन ना था तो और क्या था? बुद्धिमानी थी मेरी। मुझे अपना भविष्य अभी से नजर आ रहा था। आनंद के साथ मैं सुखी न रह सकती थी। इतना कहकर मनु बुढ़ी और तेज तेज पग उठाते हुए कमरे से बाहर चली गई। गोपीनाथ मुस्कुराते रहे। भारती अपने स्कूल से निकलकर ज्यों ही मुख्य सड़क की ओर बढ़ी, एकाएक कोई अदृश्य शक्ति उससे पूछ बैठी, कहाँ जा रही हो भारती? प्रोफेसर आनंद से मिलने। भारती ने मन ही मन अदृश्य शक्ति के प्रश्न का उत्तर दिया। क्यों? उसकी पीड़ाएं बांटने के लिए। उसे यह बताने के लिए कि जीवन घुट घुट कर जीने का नाम नहीं। मैं उसे अपनी मुस्कुराहटों से नया जीवन देना चाहती हूँ। यदि ऐसा ना हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। यह क्यों नहीं कहती कि तेरे दिल में उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो गया है और तू उसे चाहने लगी है? नहीं, यह झूठ है। मेरे हृदय में उसके लिए केवल सहानुभूति है और तू उसकी पीड़ाओं को बांटना चाहती है। हाँ, किंतु तेरे यूँ मिलने से आनंद की पीड़ाएं कम ना होंगी। तू भली भांति जानती है कि उसे ये पीड़ाएं मनु ने दी हैं। केवल मनु ही उसकी पीड़ाएं मिटा सकती है। क्या तू मनु को उसके समीप नहीं ला सकती? वह कैसे? मनु को जलाकर, उसके हृदय में ईर्ष्या की आग भड़काकर तू उसे आनंद के समीप आने पर विवश कर सकती है। मैं समझी नहीं। सुन, यह ठीक है कि तू आनंद से प्रेम नहीं करती, किंतु तुझे मनु के हृदय में ईर्ष्या की आग लगाने के लिए आनंद से प्रेम का नाटक करना होगा। तुझे ऐसा कुछ करना होगा कि मनु तुझे आनंद के साथ देखे। इससे क्या होगा? मनु ईर्ष्या की आग में जलकर राख हो जाएगी। वह कभी सहन न कर पाएगी कि आनंद से कोई दूसरा प्रेम करे। और जिस दिन ऐसा हुआ, मनु निखिल का साथ छोड़कर आनंद को स्वीकार कर लेगी। अब दैवी शक्ति ने उसे सलाह दी। भारती कुछ भी समझ ना पाई। तभी किसी ने अपनी आवाज़ से उसकी विचार श्रृंखला तोड़ दी। नमस्ते दीदी। भारती ने चौंक कर चेहरा उठाया। ये निखिल था जो गाड़ी से उतरकर अभी अभी उसके समीप आया था। निखिल को देखकर भारती के चेहरे पर घृणा फैल गई, किंतु उसने मुंह से कुछ ना कहा और आगे बढ़ने के लिए पग उठाए। ये देखकर निखिल ने उसका मार्ग रोक लिया और बोला, दीदी, मैं आपसे मिलने गया था। स्कूल में पहुंचा तो पता चला कि आप अभी अभी गेट से निकली हैं। क्यों? क्या काम था तुझे मुझसे? काम तो कुछ भी नहीं था दीदी, सिर्फ एक छोटी सी बात कहनी थी। वह क्या? दीदी। निखिल पल भर तो दुविधा में रहा, फिर बोला,
आपका आनंद के साथ यूँ घूमना फिरना उचित नहीं। सुनते ही भारती की मुखाकृति कठोर हो गई और उसकी आंखों से घृणा की चिंगारियां छूटने लगीं। घृणा से दांत पीसकर वह बोली, तू कौन होता है मुझे ऐसी सलाह देने वाला? क्या रिश्ता है तेरा मुझसे? निखिल के हृदय पर चोट लगी। वह बोला, रिश्ता तो खून का है दीदी, और यह आप भी जानती होंगी कि खून के रिश्ते जीवन में कभी नहीं टूटते। भले ही आप मुझसे कोई संबंध न रखें, भले ही आप यह मान लें कि निखिल मर चुका है, किंतु समाज और संसार की दृष्टि में मैं आपका भाई ही रहूँगा। कोई यह कह सकता है कि निक्की भारती दीदी का भाई नहीं है? मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा भाई भी था। बेशक भूल सकती हैं दीदी, मम्मी और पापा की बातों में आकर आप सब कुछ भूल सकती हैं, किंतु मेरा वह बचपन जो आपके साथ बीता है, मेरी वो बचकानी हरकतें जो आपने अपनी आंखों से देखी हैं, मेरी वो तोतली आवाज़ जिसे सुनकर आपका हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता था, आप यह सब नहीं भूल सकती दीदी, कभी नहीं भूल सकती। भारती ने चेहरा घुमाकर घृणा से कहा, तेरे जैसों को भूलना ही बेहतर है। किंतु क्यों? क्या गुनाह किया है मैंने? कौन सा पाप किया है जिसके कारण आप मुझे भूल जाना चाहती हैं? बस इतना ही तो हुआ है कि मुझसे कि मैंने अपनी ईमानदारी, सच्चाई और आदर्शों को ठोकर मारकर दौलत से रिश्ता जोड़ा। न जोड़ता तो क्या करता? मारा मारा फिरता सड़कों पर, कॉलेज की फीस भी ना दे पाता, पैबंद लगे कपड़े पहनता, घृणा सहन करता उनकी, जिन्हें मैं अपना समझ बैठा था। चारों ओर से उपेक्षा, घृणा, तिरस्कार और अपमान, क्या यही लिखा था मेरे भाग्य में? जिंदगी इसी का नाम था। मैंने मैंने यही तो किया है कि अपने भाग्य से लड़ाई लड़ी, अपने जीवन का ढंग बदला, और अपनी आत्मा को मारकर ही सही मैं कंगले से दौलतमंद बन गया। क्या आप इसी को पाप समझती हैं? भारती ने कुछ ना कहा। निखिल भावावेश में कहता रहा, और यदि आप इसे पाप कहती हैं तो बताइए, इस संसार में पाप के अतिरिक्त और क्या है? यह ऊंचे ऊंचे महल, आलीशान बंगले, सड़कों पर दौड़ती चमचमाती मोटरें और एक एक व्यक्ति के पास 10-10 नौकरों की फौज, क्या यह सब पाप की कमाई का परिणाम नहीं? क्या आप इसे मेहनत और ईमानदारी का फल कहेंगी? यदि कहेंगी तो बताइए, एक मेहनतकश और ईमानदार मजदूर के पास गाड़ी क्यों नहीं होती? दिन रात अपना खून पसीना बहाने वाला एक मजदूर झोंपड़ियों में क्यों रहता है? क्यों सोता है भूखे पेट खुले आकाश के नीचे? क्यों शरीर को कपड़ा और खाने को रोटी नहीं निकलती उसके बच्चों को? दीदी, यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, और देखकर एक ही बात सीखी है, और वो यह है कि इस संसार में शराफत और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। व्यर्थ हैं झूठे आदर्श, और व्यर्थ है आत्मा की आवाज़ पर ध्यान देना। मूर्ख हैं वे लोग जो जीवन भर गले में आदर्शों का ढोल और माथे पर ईमानदारी की पट्टी लगाए जीते हैं। कोई उन्हें कौड़ियों के भाव भी नहीं खरीदता दीदी, कोई नहीं पूछता उनकी ईमानदारी और शराफत को। ऐसे लोग जब मरते हैं तो उन्हें कफन तक नसीब नहीं होता, क्योंकि कफन भी पैसे से आता है, और ईमानदारी के पास कभी पैसा नहीं होता। अतः मुझे ईमानदारी छोड़नी पड़ी दीदी, ठोकर मारनी पड़ी अपने आदर्शों को, गला दबाना पड़ा अपनी आत्मा का, और इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि राजाराम चपरासी का बेटा 365 दिनों के पश्चात जब अपने घर लौटा तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। अमीर बन चुका था वह। गुजरे हुए जमाने में जो लोग उससे घृणा करते थे वही उससे प्रेम करने लगे। जिन लोगों ने उसका अपमान किया था उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे वही लोग प्रणाम करने लगे उसे। कितनी बड़ी खुशी दी दौलत ने मुझे। दौलत ने तुझे तेरे परिवार से अलग कर दिया, भारती इस बार बोली। इसे तू खुशी कहता है? संसार तेरा अपना हो गया, किंतु तेरे अपने तो पराये हो गए। मैं इस परायेपन की चिंता नहीं करता दीदी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही पराये फिर से अपने हो जाएंगे। कब? उस दिन जब वे लोग दौलत का महत्व समझेंगे। मुझे विश्वास है कि उस दिन मुझसे घृणा न की जाएगी, बल्कि प्रेम किया जाएगा। ऐसा कभी ना होगा निक्की। यह दौलत तुझे सब कुछ दे सकती है, किंतु तेरा परिवार नहीं लौटा सकती। और कुछ कहना है आनंद के विषय में? तू कहता है मैं प्रोफेसर आनंद से मिलना बंद कर दूं? हाँ दीदी, निखिल बोला, और यह सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आनंद अच्छा आदमी नहीं। अच्छा तो तू भी नहीं। तूने आनंद से उसकी पत्नी छीन ली। तूने एक सरल हृदय वाले व्यक्ति को जीवन भर का रोग दे दिया। क्या इसे तू अच्छा कह सकता है? दीदी, आप मेरी बात छोड़िए। और बात छोड़ने की नहीं निक्की, बात समझने की है। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख ले। दीदी आप, फिर भी मैं तेरी बात मान सकती हूँ निक्की। मैं तेरी सलाह मानकर आनंद से मिलना बंद कर दूंगी, किंतु
तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वह क्या? आज के पश्चात तू मनु से नहीं मिलेगा। तू उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेगा, भारती ने कहा और ध्यान से निखिल का चेहरा देखने लगी। निखिल का चेहरा उतर गया। किसी अपराधी की भांति अपना सर झुकाकर वह बोला, यह असंभव है दीदी। शायद आप नहीं जानती कि मैं उसे आरंभ से ही चाहता हूँ। वह पहला प्यार है मेरे जीवन का। मैं उससे घर दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता दीदी। प्यार? भारती घृणा से बोली। लज्जा नहीं आती तुझे किसी दूसरे की पत्नी को अपना प्यार कहते हुए? उसने आनंद से विवाह किया, अग्नि को साक्षी करके आनंद को अपना पति माना, और तू उसे अपना पहला प्यार कह रहा है? दीदी, मैं सच कह रहा हूँ। तेरे झूठ और सच से मेरा कोई संबंध नहीं। मैं तो सिर्फ यह चाहती हूँ कि तू मनु से हमेशा के लिए संबंध तोड़ ले। बोल, करेगा तू ऐसा? अपनी दीदी को सही राह दिखाने के लिए तू मनु से संबंध तोड़ देगा? निखिल ने इस पर कुछ ना कहा। वह कुछ क्षणों तक विचार मग्न सा खड़ा रहा और फिर मुड़कर आगे बढ़ गया। सड़क पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। फिर एक क्षण ऐसा भी आया जब निखिल अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी भारती की दृष्टि से ओझल हो गई। आनंद ने अंतिम बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और इसके पश्चात ज्यों ही द्वार की ओर बढ़ा, कमरे में आती भारती को देखकर उसके चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कुराहट फैल गई। आनंद के आगे बढ़ते कदम रुक गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भारती। आनंद ने भारती के अभिवादन का उत्तर दिया और बोला, आओ बैठो। भारती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, मेरा विचार है मैं ठीक समय पर नहीं आई। क्यों? आप कहीं जा रहे थे? यूं ही थोड़ा घूमने का मन था। लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? बैठो। सर, बैठने से तो अच्छा है कि हम लोग कहीं बाहर घूम लें। आपका मन भी बहल जाएगा और विचार तो बुरा नहीं। वैसे चलना कहाँ है? भारती की आंखों में देखते हुए आनंद ने पूछा। जहाँ आप कहें। सागर सरोवर अच्छी जगह है, भारती बोली। अगले ही क्षण दोनों होटल से बाहर आ गए और टैक्सी पकड़कर सागर सरोवर की ओर चल पड़े। लंबे मौन के पश्चात आनंद ने भारती से कहा, एक बात पूछूं भारती? पूछिए। भारती, तुम्हारा लगभग प्रतिदिन ही स्कूल से चलकर मेरे पास आना और संध्या को लौटना, यह सब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत अच्छा। और आप? मैं क्या? आपको कैसा लगता है? एक स्वप्न की भांति। आनंद ने निश्वास ली और बोला, बहुत अच्छा लगता है स्वप्न देखना। लेकिन तुम जानती हो कि भोर होने पर स्वप्न टूटता अवश्य है, और जब टूटता है तो बहुत दुख होता है। भारती ने चौंक कर आनंद को देखा। आनंद के चेहरे पर पीड़ा के भाव फैल गए थे, किंतु आनंद के इन वाक्यों में जो रहस्य छुपा था वह भारती न समझ सकी। तभी आनंद फिर बोला, स्वप्न तो तुमने भी देखे होंगे भारती? देखे हैं सर। कैसा लगता है उनका टूटकर बिखरना? अच्छा नहीं लगता सर, बहुत पीड़ा होती है ना? आनंद ने कहा और ध्यान से भारती का चेहरा देखने लगा। भारती उसकी बात का अर्थ न समझ पाई और धीरे से बोली, जी। फिर तो अच्छा यह है भारती कि स्वप्नों से कोई संबंध न बनाया जाए। ऐसे संबंध से क्या लाभ जिससे पीड़ा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ना मिले? मैं समझी नहीं सर। भारती, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हारे विषय में सोच रहा हूँ। तुम्हारा मुझसे मिलना, मेरी पीड़ाओं को बांटने का प्रयास करना, यह सब यूं ही तो नहीं हो सकता। भारती, मैं यह भी नहीं मानता कि तुम मुझे छलने का प्रयास कर रही हो। तुम्हारी जैसी निष्कपट एवं सरल हृदय लड़की किसी को छल भी नहीं सकती। स्पष्ट है तुम्हारे हृदय में मेरे लिए प्रेम का अंकुर फूट पड़ा हो। न, बुरा मत मानो भारती, यह सब होना स्वाभाविक है। मन कब किसे अपना मान बैठे, हृदय के तारे कब किसी दूसरे से जुड़ जाएं, यह सब कहना बहुत मुश्किल होता है। विश्वास करो, मुझे यह सब बुरा भी नहीं लगता है। कौन नहीं चाहता कि इस संसार में कोई उसका अपना हो, कोई हो जो उसके दर्द को बांट सके, कोई हो जो उसे प्यार दे सके। भारती सुनती रही। आनंद कहता रहा, बहुत खुशी हुई थी तुमसे मिलकर, आज भी होती है। लेकिन भारती के ओंठ खुले। पीड़ा भी होती है भारती। वह क्यों सर? यह सोचकर कि तुम्हारे यह स्वप्न कभी साकार ना हो पाएंगे। भारती के ओठों पर मुस्कुराहट फैल गई। सोचने लगी आनंद ने उसे कितना गलत समझा था। उसके हृदय में आनंद के लिए अपनेपन की भावना थी और सहानुभूति थी, किंतु प्रेम न था। आनंद ने उसके अपनेपन को ही प्रेम समझा था। तभी आनंद बोला, तुम शायद बुरा मान गई। वह क्यों? मैंने यह सब कहकर तुम्हारा हृदय दुखाया? नहीं प्रोफेसर साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इतना कहकर भारती ने एक पल के लिए खिड़की से बाहर देखा और फिर आनंद से बोली, कारण यह है सर कि मुझे स्वप्न देखने की आदत नहीं है।
मैंने अपने जीवन में कल्पनाओं के ऐसे महल कभी नहीं बनाए जो बनते ही टूट गए हों। सच्चाई यह है कि मेरे मन में आपके लिए केवल श्रद्धा तो है, सहानुभूति भी है, किंतु प्रेम नहीं है। सॉरी भारती। और भारती फिर बोली, ऐसा इसलिए है सर, क्योंकि मैंने किसी के प्रेम को लूटना कभी नहीं सीखा है। मैं दो हृदयों के बीच दीवार बनकर खड़े होना पाप समझती हूँ। आप मनु के हैं सर, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा उसी के होकर रहें। मनु के अतिरिक्त कोई दूसरा आपके जीवन में कभी ना आ सके। आनंद ने पश्चातापपूर्ण स्वर में कहा, आई एम रियली सॉरी भारती, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तभी टैक्सी आ गई। सागर सरोवर आ चुका था। मनु जो ही किनारे पर आई, निखिल ने उससे हाथ पकड़कर खींच लिया। मनु उससे किसी लता की भांति लिपट गई। निखिल उसे चूमकर बोला, आओ अब चलें। हूँ अभी नहीं। और कब? चांद के उदय होने पर। कहते हैं चांद की किरणें जब सरोवर को चूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। स्वर्ग तो यहाँ अब भी है, निखिल शरारत से बोला। वह कहाँ? मनु ने पूछा। मेरी बाहों में। हूँ बहुत बातें बनाते हो तुम। अच्छा बाबा, अब ना बनाएंगे। कहते हुए निखिल ने उसे फिर से चूम लिया और बोला, कॉफ़ी तो लोगी? मन तो है, मैं ले आता हूँ, बैठो। मनु ने बैठकर अपने पांव सरोवर में डाल दिए। निखिल सड़क के उस पार बने रेस्तरां से कॉफ़ी लेने चला गया। माझी अपनी नाव दूसरे किनारे पर ले गया था। एकाएक मनु चौंक कर उठ गई। देखा आनंद उससे कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष से सटा सरोवर की लहरों को गिन रहा था, और भारती कुछ ही आगे एक चट्टान पर बैठी थी। हवा के झोंके उसका आंचल उड़ा रहे थे और वह उसे बार बार संभालने का प्रयास कर रही थी। न जाने आनंद और भारती यहाँ कब आ गए थे। उन्हें देखकर मनु के जबड़े भिज गए। उसे यूं लगा मानो हृदय में एकाएक ही कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा था। मानो एक तूफान आया और उसने मनु के मस्तिष्क को झंझोड़ डाला। इसके पश्चात वह स्वयं को न रोक सकी और आनंद के पास पहुंचकर घृणा से बोली, तुम बता सकते हो मेरा पीछा करने से तुम्हें क्या मिलता है? क्यों आते हो तुम बार बार मेरे मार्ग में? आनंद ने मनु को देखा। ओठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट फैल गई। बोला, यह गलत है कि मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। वैसे भी मैं उन राहों को मुड़कर नहीं देखता जो पीछे छूट जाती हैं। तुम्हारा भारती से मिलना और जानबूझकर मेरे सामने से गुजरना, क्या इसका अर्थ यह नहीं कि तुम मुझे जलाना चाहते हो? तुम राख कर डालना चाहते हो मुझे? राख? राख तो तुम्हें होना ही है मनु, किंतु तुम्हारे राख होने का संबंध मुझसे ना होगा। और हाँ, यह भी झूठा कि मैं तुम्हें जलाना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी मंजिल मिल गई, मैं अपनी राहों पर चल पड़ा, अतः इसमें जलने जैसी कोई बात भी नहीं। क्या तुम भारती को नहीं चाहते? तुम भारती से प्रेम नहीं करते? मनु ने घृणा से पूछा। इस घृणा में भी पीड़ा छुपी थी। आनंद ने उत्तर दिया, किसी से प्रेम करना और ना करना, यह सब अपने वश में नहीं होता मनु। इसका मतलब है? नहीं मनु, यह सच नहीं। मुझमें और तुम्हारे विचारों में एक अंतर यह भी है कि तुम प्रेम को भी बाजार में बिकने वाली वस्तु मानती हो। जब मन हुआ खरीदा, जब मन हुआ किसी दूसरे को बेच दिया। किंतु मेरी दृष्टि में यह प्रेम नहीं। प्रेम सदैव किसी एक से ही होता है और उसे बांटा नहीं जाता। अर्थात तुम भारती से प्रेम नहीं करते? मनु, मैंने केवल तुमसे प्रेम किया है और केवल तुमसे प्रेम करता हूँ। यह भी यकीन करो कि मेरे जीवन में तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा कभी नहीं आएगा। आनंद ने कहा। फिर एकाएक उसे कुछ ध्यान आया और उसने जेब से निकालकर एक कागज मनु की ओर बढ़ा दिया। मनु ने कागज लेकर कड़वाहट से पूछा, क्या है? मैं तुम्हारे वकील से मिला था। पता चला कि तुमने मुझ पर तलाक के लिए जो आरोप लगाए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। अतः मैं अपनी ओर से कुछ आरोप लिखकर लाया हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो और अदालत का निर्णय तुम्हारे पक्ष में हो। कितने घटिया इंसान हो तुम! मनु घृणा से दांत पीसकर बड़बड़ाई और इसके साथ ही उसने आनंद के कागज को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके पश्चात वह मुड़ी और तेज तेज कदमों से चलकर निखिल की गाड़ी के पास आ गई। निखिल कारपेट पर बैठा था। कॉफ़ी का थर्मस एवं मग सामने रखे थे। मनु ने तमतमाए चेहरे को देखकर वह बोला, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई मनु? नहीं, मनु ने धीरे से कहा और मग में कॉफ़ी डालने लगी। लेकिन तुम्हारा चेहरा? क्या हुआ मेरे चेहरे को? मुझे लग रहा है कि निक्की, यह तुम्हारी आदत है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान देते हो। कॉफ़ी लो। मनु ने निखिल को कॉफ़ी का मग थमा दिया। कॉफ़ी समाप्त होने तक दोनों मौन रहे। इसके पश्चात मनु उठकर बोली, आओ अब चलें। इतनी जल्दी? हाँ।
चांद को ना देखोगी? चांद तो रात में उदय होगा। तो क्या हुआ, देर हो जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है? आज की रात यहीं रुक जाएंगे। ठंडी हवाएं, वातावरण पर बिखरी चांदनी और हम तुम, क्या ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? नहीं, आज नहीं। और कब? मनु झुंझलाकर बोली, देखो निक्की, यदि तुम्हें यहीं रुकना है तो रुको, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठ गई। निखिल को भी बैठना पड़ा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और मुस्कुराकर बोला, बहुत सुंदर लगती हो तुम। निक्की, मेरा मन ठीक नहीं। मन तो हमारा भी ठीक नहीं। तुम्हारे मन को क्या हुआ? आग सी लगी है। तो फिर गाड़ी रोक दो। क्यों? सरोवर अभी निकट ही है, उसमें क्या होगा? आग बुझ जाएगी। वह आग तो हम यहाँ भी बुझा लेंगे मनु रानी, निखिल ने कहा और इसके साथ ही उसने गाड़ी रोककर मनु को अपनी ओर खींच लिया। मनु उसकी गोद में गिर पड़ी और निखिल उसके ओठों पर चुंबनों की बौछार करने लगा, किंतु मनु का मन उसके चुंबनों की ओर न था। वह इस समय भी आनंद के विषय में सोच रही थी। तुम क्या सोचती हो? आनंद ने एक कंकड़ उठाकर जल में फेंकते हुए भारती से कहा। मनु के हृदय में वास्तव में जलन हुई होगी। स्त्रियां इस मामले में बहुत कायर होती हैं। मतलब स्त्री कभी नहीं चाहती कि कोई उसके पति की ओर आंख उठाकर देखे और उससे प्यार करे। मनु तो संबंध तोड़ चुकी है मुझसे। नहीं सर, संबंध अभी टूटे नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो आपके साथ मुझे देखकर उसे इतनी ईर्ष्या ना होती। ईर्ष्या केवल इसलिए हुई है क्योंकि वह आपको आज भी उतना ही चाहती है। मैं विश्वास नहीं करता। आपको उससे मिलना चाहिए। किस लिए? उससे यह बताने के लिए कि आप उसे आज भी उतना ही चाहते हैं। नहीं ना मनु। किंतु क्यों? यह कायरता होगी। फिर मन को क्यों कर समझाएंगे? अपने आप को यह सोचकर तसल्ली दूंगा कि वह किसी न किसी को तो चाहती है। सर, आनंद की पीड़ा भारती का हृदय चीर गई। भारती, आनंद ने उठकर निश्वास ली और बोला, मैं केवल यह चाहता हूं कि वह जहां भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे। कभी कोई पीड़ा ना हो उसे, कभी कोई कांटा ना चुभे उसके पाँव में, कोई अभाव ना हो उसके जीवन में। वह जीवन भर कलियों की भांति मुस्कुराए और फूलों की तरह हंसती रहे। उसने मुझे ना चाहा, यह उसका सौभाग्य था। मैं उसे चाहता हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। आप महान हैं सर। नहीं भारती, यह मेरी महानता नहीं, यह तो मेरे हृदय की आवाज़ है। मेरी आवाज़ मेरी आत्मा की है। भले ही यह प्यार मुझे जलाकर राख कर दे, भले ही यह पीड़ा मेरे अंदर इतना विष भर दे कि मेरा प्राणांत हो जाए, किंतु मैं यह भी चाहूँगा कि उसका एक भी सपना ना टूटे, उसे वह सब मिले जिसकी उसे कल्पना की है। इतना कहकर वह एक ओर चल पड़ा। भारती उसके साथ साथ चलती रही। मौन के पश्चात भारती ने पूछा, आपके मुकदमे की तारीख कब है? शीघ्र ही है। उस दिन क्या होगा? मुझे एवं मनु को बयान देना होगा। बयान में आप क्या कहेंगे? यही कि मेरे कई लड़कियों से अनैतिक संबंध हैं, मैं शराब पीता हूँ और मनु पर अत्याचार करता हूँ। क्या यह अन्याय ना होगा? कैसा अन्याय? अपने हृदय एवं आत्मा के साथ? नहीं, आपकी आत्मा क्या कहेगी? सिर्फ यह कि मैं मनु को चाहता हूँ, और हृदय, वह तो पहले ही मनु का हो चुका है, अतः गवाही भी देगा तो उसी की। विचित्र हैं आप भी। आनंद ने तुरंत बातों का विषय बदल दिया। बोला, चलोगी नहीं? कहाँ? अपने घर। थोड़ी देर और रुकिए ना, अंधेरा बढ़ रहा है। आपकी तो मित्रता हो गई है अंधेरे से, फिर भय कैसा? तुम साथ ना हो, सोचता हूँ कहीं इन अंधेरों की छाया तुम पर ना पड़ जाए। विश्वास कीजिए, यह छाया मुझ पर ना पड़ेगी। तुम जानती हो, निखिल थोड़ी देर पहले यहीं था। वह मुझे देख चुका है, किंतु अब उसमें इतना साहस नहीं कि आपके और मेरे विषय में कुछ कह सके। क्यों? उसने मुझसे कहा था कि मैं आपसे ना मिलूं, और मैंने उससे कहा था कि यदि वह मनु का साथ छोड़ दे तो मैं प्रोफेसर से कभी नहीं मिलूंगी। निखिल ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर उसे यह भी कहने का अधिकार नहीं कि मैं आपसे ना मिलूं। आनंद रुक गया और फिर से छोटी छोटी कंकड़ें उठाकर पानी में फेंकने लगा। हवाएं अब शांत थीं, लहरों में भी उतनी हलचल न थी। निखिल ने फिल्म का प्रिंट देखा। देखते ही कमरे में विस्फोट गूंज गया। निखिल के मस्तिष्क की धज्जियां उड़ गईं। यूं लगा मानो बिजली गिरी हो। किस गुस्से में उसने शराब की बोतल स्क्रीन पर दे मारी और इसके उपरांत वह पूरी शक्ति से चिल्लाया, पाशा! पाशा उसी समय कमरे में आ गया। कमरे में आकर उसने एक नज़र स्क्रीन के टुकड़ों पर डाली और उसके उपरांत वह निखिल से बोला, यह क्या हुआ सर? हरामजादे! निखिल की आंखों से आग बरस रही थी। उसने दोनों हाथों से पाशा का गिरेबान जकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसकर चिल्लाया, कमीने!
मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पाशा के बच्चे। पर हुआ क्या? कुत्ते, तूने मेरी बहन का अपहरण कराया। तूने शूटिंग के नाम पर रात भर मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ की, ब्लू फिल्म बनाई उस पर। न नहीं, हरामजादे, वह आरती थी, मेरी छोटी बहन, मेरी नन्ही गुड़िया। हर वर्ष राखी बांधती थी वह मेरी कलाई पर, मंगल टीका लगाती थी मेरे मस्तक पर, कहती थी मेरी उम्र भी मेरे भैया को लग जाए। क्रोध एवं दुख की अधिकता के कारण निखिल रो पड़ा और कहता रहा, और तूने तूने उसी गुड़िया को लूट लिया पाशा। सिर्फ तूने ही नहीं, उसे सलीम, असगर और भीमा ने भी लूटा, जी भर कर लूटा उसे। और इसके उपरांत वह चकराकर बिस्तर पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर पाशा के ओठों पर विचित्र सी मुस्कुराहट थिरक उठी। उसने एक बार अपने गले पर हाथ फिराया और फिर निखिल से बोला, माफ़ करें सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे अपनी फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश थी। अतः कल शाम जब एक खूबसूरत लड़की मुझे नजर आई तो मैंने सलीम से कहकर उसे किडनैप करा लिया। इसके पश्चात तो वही होता है सर। पाशा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इतनी दौलत होते हुए भी आज मेरे पास कुछ ना रहा। मैं इस दौलत में आग लगा दूंगा पाशा, जलाकर राख कर दूंगा इसे। इस दौलत ने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, मेरी बहन की इज्जत लूट ली, नागिन बनकर मेरा ईमान डस लिया। मैं इस दौलत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा पाशा, निखिल ने गुस्से से कहा। और इसके पश्चात ही उसने सोफे से उठकर लाइटर निकाल लिया। इस वक्त उसकी आंखों में पागलपन के भाव स्पष्ट झांक रहे थे। यूं लगता था मानो उसने सचमुच ही सब कुछ जलाकर राख करने का निश्चय कर लिया हो। पाशा उसकी मुखाकृति देखकर डर गया। वह बोला, यह आप क्या करने जा रहे हैं सर? हट जाओ सामने से पाशा, आज मैं यहाँ कुछ भी शेष नहीं रहने दूंगा। आग लगा दूंगा इस दौलत को। यह दौलत मेरी दुश्मन है पाशा। पाशा कांप कर रह गया। तभी भड़ाक से दरवाज़ा खुला और उसके उपरांत निखिल ने जो कुछ देखा उसे देखते ही उस पर चट्टान टूट पड़ी। अखिल ने मूर्छित अथवा मृत आरती को कंधे पर उठाए अंदर प्रवेश किया था। अखिल का चेहरा भट्टी की भांति दहक रहा था और आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। आगे बढ़कर उसने आरती को निखिल के पैरों में डाल दिया और फिर क्रोध से एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, यह गुड़िया है मिस्टर निखिल वर्मा, जो अब मर चुकी है। मैं इसे इसलिए नहीं लाया कि यह तुम्हारी बहन है। इस संसार में तुम्हारी कोई बहन हो भी नहीं सकती निखिल वर्मा। इस संसार में कोई ऐसी लड़की भी नहीं हो सकती जो तुम्हारे जैसे कमीने इंसान की कलाई पर राखी बांधने का साहस कर सके। मैं इसे इसलिए लाया हूं क्योंकि यह मेरी बहन है। यह एक गैरतमंद भाई की छोटी बहन है। निखिल को मानो सांप सूंघ गया। आंखों से आंसू बरसते रहे और मानो शब्दों के रूप में अखिल अंगारे चबाता रहा। तुम जानते हो यह सब क्यों हुआ? एक भोली भाली लड़की एकाएक लाश में क्यों बदल गई? जानना ही चाहते हो तो लो, पढ़ लो इस कागज को, पढ़ो उसमें लिखी हुई दास्तान। कहने के साथ ही अखिल ने मुट्ठी में दबा एक कागज निखिल की ओर उछाल दिया। कागज आरती की लाश पर गिरा। निखिल उसे उठाने का साहस ना कर सका। यह देखकर अखिल गुस्से से चिल्लाया, उठाओ निखिल वर्मा, मैं कहता हूँ उठाओ इस कागज को, पढ़ो अपने काले कारनामों को। निखिल ने झुककर कागज उठा लिया, पढ़ा। पढ़ते ही उसने नीचे बैठकर बहन को अपनी बाहों में उठा लिया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दे गुड़िया, माफ़ कर दे मुझे। मैं स्वीकार करता हूँ, तेरा खून मैंने किया है। मेरे पाप तुझे नाग बनकर डस गए आरती, मेरी दौलत तेरी चिता बन गई। उठ उठ मेरी बहन और आग लगा दे मेरी इस दौलत को, राख कर दे सब कुछ। यकीन कर आरती, आज मुझे कोई अफसोस ना होगा, बल्कि यह सोचकर खुशी होगी कि जिस दौलत ने मुझसे मेरा परिवार, मेरा ईमान और मेरी बहन छीनी है, आज उसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। बहुत हो चुका निखिल वर्मा। अखिल ने घुर्राते हुए आरती को निखिल की बाहों से छुड़ा लिया और बोला, बंद कर अब इस नाटक को और डूब मर चुल्लू भर पानी में कमीने। तू तो राक्षसों भी गया गुजरा निकला। एक राक्षस भी अपने परिवार का खून नहीं पीता, मगर तूने तो एक इंसान होकर भी अपनी सगी बहन की इज्जत लूट ली। हुआ है इस संसार में कभी ऐसा? बोल हरामजादे। अखिल ने गुस्से में निखिल का गिरेबान पकड़ लिया और घृणा से बोला, इस संसार में किसी भाई ने अपनी बहन की इज्जत लूटी है? अपनी बहन की इज्जत से दौलत कमाई है? मगर तूने ऐसा किया है कुत्ते, ऐसा किया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा निखिल। मैं तेरे खून से स्नान कराऊंगा अपनी बहन को और तब इसकी चिता को अग्नि दूंगा। अखिल मेरे भैया, निखिल रोते रोते बोला, मर गया तेरा भैया, मर गए तेरे माता पिता और जलकर राख हो गया तेरा घर। मत के अपनी गंदी जबान से मुझे भैया, मत याद दिला मुझे मेरे बचपन की। बस इतना ही याद दिला कि तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी है।
बस इतना ही कह कि तूने मेरी गुड़िया का खून किया है, कमीने, शैतान। और इसके उपरांत वह जैसे पागल हो गया और निखिल के मुंह पर घूंसे बरसाने लगा। पाशा यह देखकर शीघ्रता से बाहर चला गया। निखिल ने अपने बचाव का प्रयास न किया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते रहे और एक क्षण ऐसा भी आया जब वह चकराकर गिर पड़ा। यह देखकर भी अखिल का पागलपन दूर नहीं हुआ। उसने तत्काल जेब से चाकू निकाला और निखिल की छाती पर सवार हो गया। निखिल ने इस बार अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और रोते रोते अखिल से बोला, ठहर भैया, मेरे अक्खी, बस एक पल के लिए ठहर। अखिल का ऊपर उठा हाथ रह गया। निखिल बोला, तुझे अपना वचन तो याद है ना अक्खी? तूने कहा था मैं तेरे खून से गुड़िया को स्नान कराऊंगा। तो सुन, मुझे थोड़ा मेरी बहन के करीब कर दे ताकि मेरी छाती से जब रक्त का फव्वारा निकले तो सीधा मेरी गुड़िया पर गिरे। यकीन कर अक्खी, मुझे अपनी मौत का कोई दुख ना होगा। मैं जीना ही नहीं चाहता अक्खी, मैं मरना चाहता हूं। कुत्ते, शैतान। अखिल ने इस बार फिर अंगारे चबाए और इससे पूर्व कि उसके हाथ का चाकू निखिल के सीने में उतर पाता, किसी ने एकाएक उसके हाथ से चाकू छीन लिया। अखिल ने चेहरा घुमाकर देखा। यह उसका पिता राजा राम था। पापा आप, यह तू क्या कर रहा है अखिल? राजा राम ने पूछा। मैं इस पापी से अपनी बहन की मौत का बदला ले रहा था पापा। लाइए। अखिल उठकर राजा राम से बोला, यह चाकू मुझे दीजिए, दीजिए पापा। खबरदार, यदि चाकू को हाथ भी लगाया तो गोली मार दूंगा। इस आवाज से कमरे में धमाका सा हुआ। राजा राम एवं अखिल ने देखा, कमरे के द्वार पर एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राजा राम के हाथ से चाकू ले लिया। उसी समय बाहर खड़े कांस्टेबल भी अंदर आ गए। गोपीनाथ ने रिसीवर रख दिया। उसी समय मनु ने अंदर प्रवेश किया। वे उससे बोले, मनु, आज निखिल से ना मिलोगी? नहीं, इस समय नहीं पापा, शाम को जाऊंगी। तो ऐसा करना, पुलिस स्टेशन जाना। पुलिस स्टेशन? मनु चौंक कर बोली, वहां क्यों? गोपीनाथ ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा निखिल इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और पुलिस उसे गुजरात के नागरिक बैंक को लूटने तथा ब्लू फिल्म बनाने के अपराध में जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मनु पर वज्रपात सा हुआ। गोपीनाथ फिर बोले, पुलिस ने उसकी फिल्म कंपनी में छापा मारकर ब्लू फिल्मों के कई प्रिंट और शूटिंग का सामान बरामद किया है। निखिल का मुख्य व्यवसाय वह ही था। वह फिल्मों की आड़ में ब्लू फिल्में बनाता था। उसका कैमरामैन और डायरेक्टर पाशा भी गिरफ्तार हो चुका है। उन्होंने भी अपना अपराध स्वीकार किया है। मनु के मस्तिष्क पर सन्नाटा सा छा गया और गोपीनाथ ने फिर कहा, तुम शायद यह भी जानना चाहोगी कि निखिल के पास इतनी दौलत कहाँ से आई थी? उसका चाचा? नहीं, वह कहानी झूठी थी। निखिल के किसी चाचा के पास इतनी दौलत ना थी। फिर असल में निखिल अपनी गरीबी से तंग आकर गुजरात चला गया था। शायद नौकरी की तलाश में गया हो, किंतु जब नौकरी ना मिली तो वह जयराम पेशों के लोगों के साथ रहने लगा। वहीं उसकी मुलाकात मोहन पाटिल से हुई। मोहन पाटिल किसी समय नागरिक बैंक में कैशियर था और धोखाधड़ी के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था। मोहन पाटिल ने निखिल के सामने बैंक लूटने का प्लान रखा और इस प्रकार निखिल ने नागरिक बैंक लूटा। हाँ, काफ़ी चालाकी और होशियारी के साथ उन्होंने नागरिक बैंक के वॉल्ट से करोड़ों रुपए निकाले, किंतु निखिल ने एक चालाकी यह दिखाई कि उसने मोहन पाटिल को लूट का हिस्सा ना दिया और उसे धोखे से गोली मार दी। इसके पश्चात निखिल यहाँ आ गया क्योंकि उसे एकाएक अमीर व्यक्ति के रूप में देखकर पुलिस उस पर संदेह करती। अतः उसने यह प्रचार किया कि यह दौलत उसे चाचा से मिली है। मनु की आंखें भर आईं, सर चकराता रहा। गोपीनाथ फिर देर तक चुप रहे और बेटी को ध्यान से देखते रहे। इसके पश्चात वह बोले, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और है। वह क्या? आनंद भारती से विवाह कर रहा है। मनु के सर पर मानो चट्टान टूट पड़ी। वह कुछ क्षणों तक तो अपने पिता का चेहरा देखती रही और फिर अविश्वास से चिल्लाई, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सच है मनु। मुझे अभी अभी आनंद ने फ़ोन पर बताया है कि वह भारती से विवाह कर रहा है। आनंद इस समय सूर्या होटल में है और वैसे जब तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकती हो तो क्या आनंद ऐसा नहीं कर सकता? आखिर वह भी इंसान ही है। जीने की चाह तो उसके हृदय में भी है। मनु ने फिर कुछ न कहा। उसने पीड़ा से ओठ काट लिए और उंगलियों की पोरों से अपनी आंखें पोंछते हुए कमरे से बाहर चली गई। गोपीनाथ मुस्कुराते रहे। पुलिस स्टेशन का एक कक्ष। फर्श पर बैठे निखिल की आंखों से अभी भी पश्चाताप के आंसू उबल रहे थे और इंस्पेक्टर गिरी उससे पूछ रहा था, मोहन पाटिल तुमसे कब मिला था? 30 तारीख की शाम। बैंक लूटने का प्लान किसने बनाया था? मोहन पाटिल ने। किंतु पाटिल तो अकेला भी वॉल्ट तोड़ सकता था, फिर उसने तुम्हारी मदद क्यों ली?
दो बातें थी, निखिल बोला। पहली तो यह कि पाटिल का दिमाग जितना तेज था उतना ही उसका दिल कमज़ोर था, अर्थात उसके अंदर बैंक लूटने का साहस ना था। हाँ, और दूसरी बात यह थी कि वॉल्ट तोड़ने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक था। लूट की रकम कितनी थी? 10 करोड़। किंतु मैंने पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि मैं पाटिल को एक भी पैसा नहीं दूंगा। अतः जब हम नोटों से भरा बैग लेकर प्रज्ञा मंदिर के खंडर में गए तो मैंने मोहन पाटिल को गोली मार दी। मोहन पाटिल की लाश? मंदिर के निकट ही प्रज्ञा नदी बहती है। पाटिल की लाश मैंने नदी में डाल दी थी। खैर, इंस्पेक्टर गिरी बोला, यह ब्लू फिल्म बनाने का काम तुमने कहाँ से सीखा? मुझे इस व्यवसाय की कोई जानकारी ना थी। अचानक ही मेरी मुलाकात पाशा से हुई। पाशा ने ही मुझे सलाह दी कि मैं अपना पैसा इस व्यवसाय में लगा दूं। यह फिल्में कहाँ कहाँ जाती थीं? नेपाल, चाइना और वर्मा, निखिल ने बताया। इंस्पेक्टर गिरी को इसके अतिरिक्त और कुछ ना पूछना था। मैं उठ गया। निखिल उससे बोला, इंस्पेक्टर, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे अंदर इतना साहस नहीं कि अब उन लोगों की नज़रों का सामना कर सकूं। तो क्या बात है? इंस्पेक्टर, आपका अपराध विज्ञान कहता है कि कोई भी अपराधी बुनियादी तौर पर अपराधी नहीं होता। इंसान जब अपराधों की दुनिया में कदम रखता है तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं। तुम अपना कारण बता सकते हो? मेरा प्यार। क्या मतलब? निखिल ने निश्वास ली और बोला, इंस्पेक्टर, एक सुंदर सी लड़की थी मनु। मेरा विचार है उस जैसी चंचल और शौक लड़की पूरे शहर में ना होगी। फिर? गिरी ने उत्सुकता से कहा और बैठ गया। न जाने उस राजकुमारी में मैंने क्या देखा और वह मुझसे प्यार कर बैठी। और तुम भी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यह जानते हुए भी कि मैं एक चपरासी का बेटा हूँ, मैं भी उससे प्यार कर बैठा। फिर क्या हुआ? हमारा प्रेम पूरे 1 वर्ष चला, किंतु फिर एकाएक वह मुझसे घृणा करने लगी। घृणा का कारण मेरी गरीबी। स्वयं उसके पिता ने भी मेरा अपमान किया था। उसके पश्चात तुम गुजरात चले गए। इंस्पेक्टर साहब, मैं मनु को कुछ बनकर दिखाना चाहता था। अपने खो हुए प्यार को पाने के लिए मेरे पास दौलत का होना बहुत जरूरी था। अर्थात सिर्फ अपनी मनु को पाने के लिए तुम गुजरात गए और वहां तुमने नागरिक बैंक को लूटा? निखिल बोला, यह सच है इंस्पेक्टर। आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि यदि मुझे मेरी मनु का प्यार मिला होता, यदि उसने केवल मुझसे प्रेम किया होता, तो मुझे दौलत से रिश्ता जोड़ने की कोई आवश्यकता ना थी। उस समय मेरा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत होती। किंतु अमीर बनने के पश्चात तो मनु मेरी हो गई थी। मेरे लिए उसने अपने पति को भी त्याग दिया था। अपनी भूलों पर वह फूट फूट कर रोई थी और तुम इसे उसका प्यार समझ बैठे? इंस्पेक्टर गिरी बोला, मिस्टर निखिल वर्मा, सच्चाई यह है कि उस लड़की ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया था। प्यार होता तो वह तुम्हारी गरीबी से घृणा ना करती। प्यार कभी गरीबी अमीरी नहीं देखता मिस्टर निखिल। प्यार सिर्फ हृदय को देखता है। बाद में उसने अपने पति को छोड़ दिया, मगर तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी दौलत के लिए। उसे तुम्हारी दौलत की जरूरत थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सॉरी निखिल, मैं तुम्हें ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता। इतना कहकर इंस्पेक्टर बाहर चला गया। निखिल की आंखें भर आईं। आनंद ने द्वार खोल दिया। सामने मनु खड़ी थी। मनु को देखकर उसके ओठों से चौंकने वाला स्वर निकला, तुम? भारती कहाँ है? वह अपने घर में है। उसकी छोटी बहन आरती ने आत्महत्या कर ली है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। मनु ने फिर कुछ न कहा और यूं खड़ी रही मानो कुछ भूल आई हो। आनंद उसे ध्यान से देख रहा था। मनु को यो गुमसुम देखकर वह बोला, क्या बात है मनु? तुम जानते हो कल हमारे मुकदमे की तारीख है। अच्छा, तो याद दिलाने आई हो। इतना कहकर आनंद बैठ गया और एक सिगरेट सुलगाकर बोला, लेकिन सुबह मेरा वकील मुझसे मिल चुका है। मैं तुम्हारा बयान सुनना चाहती हूँ। मेरा बयान? आनंद पीड़ा से मुस्कुराया और बोला, नहीं मनु, मैंने फैसला किया है कि मैं अपना बयान नहीं दूंगा। मैंने यह भी फैसला किया है कि अदालत द्वारा पूछे गए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल हाँ में दूंगा। तुम ऐसा क्यों करोगे? तुम्हारी खुशी के लिए। और जानती हो तुम्हारी खुशी क्या है? तलाक, सिर्फ तलाक। हालांकि वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा है, किंतु मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए इस पीड़ा को भी स्वीकार करूंगा। एक पल के मौन के बाद मनु बोली, सुना है तुम भारती से शादी कर रहे हो? हाँ, निश्चय तो है, किंतु तुम जानती हो कि अदालत के निर्णय से पहले यह सब संभव नहीं। सुखी रह सकोगे उसके साथ? सुख और दुख तो भाग्य की बातें होती हैं मनु। अब अपनी ही बात कहो ना। सुख तो मुझे तुमने भी दिया था। कितना खुश था मैं तुम्हें पाकर। यूँ लगता था मानो तुम्हारे रूप में संसार भर की खुशी मुझे मिल गई हो। किंतु हुआ क्या? कहाँ गया वह सुख, वह खुशी, वह रूप भले दिन? वक्त की ऐसी आंधी चली कि आशियाना भी बिखर गया। रही भारती की बात,
तो देखता हूँ भाग्य कब तक साथ देता है। चलती हूँ, मनु बोली। आनंद के इन वाक्यों से उसके हृदय पर चोट लगी थी। बैठोगी नहीं? कल हम कानूनन अलग हो जाएंगे। मनु के स्वर में पीड़ा थी। इसलिए तो आग्रह कर रहा हूँ, बैठो। सिर्फ आज ही का दिन तो है तुम्हारे जीवन में। कल तो दिशाएं बदल जाएंगी, राहें अलग अलग होंगी हम दोनों की। और जानती हो उन दोनों राहों के बीच में क्या होगा? तलाक, एक गंदा, घिनौना और भयानक शब्द। आनंद, मनु का हृदय भर आया। बैठो। आनंद ने सिगरेट कुचल दी और उठकर मनु के कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी मंगाता हूँ। आनंद, आनंद। मनु इस बार स्वयं को न रोक सकी और आनंद के हृदय से लगकर रो पड़ी। आनंद मुस्कुरा उठा। मनु कहती रही, मुझे माफ़ कर दो आनंद, मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर के लिए मुझे तलाक ना दो आनंद। मैं तुमसे दूर रहकर नहीं जी सकती। आनंद ने उसे बाहों में कस लिया। द्वार पर खड़े गोपीनाथ यह देखकर मुस्कुराते रहे। राजा राम ने बेटी की चिता को अग्नि दी और चिता धूं धूं करके जल उठी। चिता के साथ एक युग भी जलकर राख हो गया। शमशान में उस युग की मुट्ठी भर राख छोड़कर लोग घर चले आए। उन लोगों में भारती का पति विनोद भी था। अवसर मिलते ही उसने अपनी जेब से कुछ कागज निकाले और भारती के सामने रख दिए। भारती ने घृणा से पूछा, यह क्या है? मैंने अपना मुकदमा वापस ले लिया है। यह समझौते के कागज हैं। जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ और इन पर हस्ताक्षर कर दो। कोर्ट में तलाक का मुकदमा दायर करने के बाद तुम समझौते की बात कर रहे हो? वह भूल थी मेरी। सच तो यह है कि यह सब माँ की इच्छा से हो रहा था। लेकिन क्या? माँ अब ना रहीं इस संसार में। अभी 3 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। यह सुनकर भारती की आंखें भर आईं। वह कुछ क्षणों तक तो विचार मग्न रही और फिर कलम उठाकर कागज़ों पर हस्ताक्षर करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार अभिशाप की कहानी समाप्त हुई। सारांश आखिर में यह है कि मनु को अपनी भूल का विचार हुआ और वह आनंद के पास वापस आ गई। आनंद और भारती की शादी का एक नाटक था। भारती फिर से अपने पति के पास चली गई, जिसके पति को भी एहसास हो गया था कि उसने दहेज मांगकर गलती की थी। निखिल को उसके गलत कामों की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी में बताएं। ऐसी पुरानी अच्छी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आगे भी इसी तरह की रोमांटिक स्टोरी आती रहेंगी इसी चैनल पर। धन्यवाद।